अब अपन नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। अब इस गुरु बीजाणु जनन के बाद में यहाँ पे ना छोटे छोटे 3-4 टॉपिक्स वेरी करते हैं। जैसे ये जो बीजांड की संरचना है ये है एनाट्रोपिस तरीके की संरचना जो कि मिलती है अपने कैप्सुला प्लांट में। अब आपकी जो मॉड्यूल है उसके अंदर 5-6 तरीके की अलग अलग दी हुई है, कैम्पाइलोट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, एट्रोपस, ठीक है। हाँ, तो किसी में 90 डिग्री, जैसे ये तो मुड़ गया 180 डिग्री, ठीक है। किसी में सिर्फ 90 डिग्री मुड़ता है, 90 डिग्री इतना ही माना, ये तो पूरा यूं मुड़ गया, ये हो गया एनाट्रोपस। किसी में हेमी एनाट्रोपस, किसी में एट्रोपिस। एट्रोपिस मतलब ये सब एक ही में होंगे अरेंज। एट्रोपिस मतलब पूरी स्ट्रेट लाइन में अरेंज होंगे, ठीक है। चैलेजा भी उसी एंड पे होगा तो माइक्रोपाइल भी सीध में होगा, इसके इस तरीके के होते हैं। तो वो ना वो बेटा यहाँ समझाने की बात नहीं है, वो आपकी शीट में बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है, समझाने का टॉपिक नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लिया नहीं है उस टॉपिक को। लेकिन हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कैम्पाइलोट्रोपस किस में मिलता है, ओक में कौन सा मिलता है, ओपनशिया में कौन सा मिलता है। तो जो 6 तरीके के हैं उनको बस ऐसे याद करो। एट्रोपिस, एट्रोपिस मतलब पॉलीगोनम पान 2 में मिलता है, मतलब इनको लिख लो, कहीं पे लिख लो। हम भी ऐसे याद करते थे हमारे टाइम पे, एट्रोपस पॉलीगोनम पान इसमें मिलता है। फिर नेक्स्ट वाला बैंगन मिर्ची, नेक्स्ट वाला ओक और उसमें, तो मतलब समझ में आ जाता है, एक लाइन से ही याद करते हैं, जिस तरीके से लाइन में दे रखा ना वैसे ही याद करना, तो वो जल्दी याद हो जाएगा। क्योंकि उसमें समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए कि कौन से में किस तरीके का बीजांड मिलता है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट गुरु बीजाणु जनन पढ़ा रही हूँ आपको। अब जिस तरीके से अपन ने एमएमसी से और पीएमसी से स्टार्ट की थी, जो स्पोरोजिनस टिश्यू था वहाँ से स्टार्ट की थी, उसी तरीके के यहाँ पे भी एमएमसी से स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड दोनों एक साथ में होंगे। मियोसिस फर्स्ट प्लस मियोसिस सेकेंड दोनों एक साथ में होंगे, तो दोनों एक बार होगा 2n से तो बनेगा nn, फिर वापस nn में मियोसिस होगा तो 4 nn हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गई ना, अगुणित संरचना 4 तरीके की, तो वो रेडियल फॉर्म में अरेंज हो जाएगी। 1 2 3 4 n, ठीक है। अब ये रेडियल फॉर्म में अरेंज हो गई 4 कोशिका। अब होता क्या है, माइक्रोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था ना अपन ने, तो उसमें क्या होता है कि चारों की चारों अलग हो जाती है। कैलोस बैंड से जब घुल जाता है उसमें बैंड तो अलग हो जाती है, तो चारों अलग अलग तरीके से मेच्योर होके परागकण बना लेती है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ ये जो 3 सेल्स है ना ये हो जाती है डिस्ट्रॉय, और जो चौथी सेल है ये ही आगे जाके डेवलप होती है, ठीक है। अब क्यों हो जाती है डिस्ट्रॉय, ये इनके अंदर जो जितना भी साइटोप्लाज्म है वो सारा इसमें देके वो तीनों जो हुई वो डिस्ट्रॉय होके हट जाएगी। तो ये जो लास्ट में जो एक बच रही है ना हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, सिर्फ यही आगे जाके जनरेशन पार्ट में इन्वॉल्वमेंट दिखाने वाली है, ठीक। अब इसमें कितने में कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस समझते हो, केंद्रक का विभाजन, कितने कैरियोकाइनेसिस कराऊं कि एक कोशिका से 8 कोशिका बन जाए, एक कोशिका से 8 कोशिका बन जाए, इसलिए मैं कितने कैरियोकाइनेसिस करवाऊं। एक कोशिका, एक में एक कैरियोकाइनेसिस हुआ 2 बन गई, 2 कोशिका एक और कैरियोकाइनेसिस हुआ 4 बन गई, 4 कोशिका एक और कैरियोकाइनेसिस हुआ 8 बन गई। कितने हुए, कितने आदमी थे, 3 ना, 3 कैरियोकाइनेसिस करवाए मैंने, 3 कैरियोकाइनेसिस। अभी याद रखना, सिर्फ काइनेसिस, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस करवाए हैं, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस का विभाजन करवाया है 3 बार, तो 8 कोशिका बन गई। लो 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये 8 कोशिका बन गई। अब इन 8 कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस के बाद जो कोशिका बनेगी, जो पूरी लेयर बनेगी, उसका अरेंजमेंट मैं अब इसमें करवाती हूँ। आई होप कि आप समझ पा रहे हो मैं किसको किससे कनेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ है नहीं जो आपको समझ में नहीं आया। अब इस कैरियोकाइनेसिस वाली कोशिका में मैं साइटोकाइनेसिस करवाऊंगी तो केवल केंद्रक के साथ में अब कोशिका भी अलग अलग हो जाएगी। तो इसमें 8 कोशिका हो गया ये। अब ये इनको 8 कोशिकाओं को यहाँ अरेंज करवाऊंगी मैं। 3 कोशिका अरेंज हो जाएगी निभागीय स्तर पे, 3 कोशिका अरेंज हो जाएगी बीजांड द्वारीय स्तर पे। ये बीजांड द्वारीय स्तर है, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार हमेशा याद रखना चैलजा एंड के अपोजिट साइड में होता है, निभाग के अपोजिट बीजांड द्वार होता है। ठीक है, 3 यहाँ हो गई, 3 यहाँ हो गई। तो अब कितनी कोशिका और बच रही है? 8 बनवाई थी अपन ने, 6 अरेंज कर दिए अपन ने, तो 2 बच रही है। अब 2 को अपन को बीच में अरेंज करवाना पड़ेगा। ये 1 2, ये 2 अपन को बीच में अरेंज कर। अब एक क्वेश्चन आता है, एक परिपक्व बीजांड में कितने केंद्रक और कितनी कोशिका होती है? तो एक परिपक्व बीजांड में 8 केंद्रक और 7 कोशिका होती है। 8 केंद्रक बनाए, लेकिन कोशिका तो 7 ही हुई ना, क्योंकि यहाँ पे जो बीच में कोशिका बन रही है वो दोनों केंद्रक फ्यूज करके एक कोशिका बना लेंगे। तो ये जो अलग अलग ना होके सिर्फ एक कोशिका बन जाएगी। अब इनका अपन नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग क्या क्या होगी इसकी? तो इसकी हो जाएगी, ये जो 3 कोशिका बनी है ना, इनको बोल देंगे प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका, इनको एंटीपोडल सेल्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। जो बीच में बना है इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, और ये जो बीच में बन रही है ना यहाँ पे, ये तो हुई एग सेल, अंड कोशिका। और जो 2 आगे पीछे है ये हुई सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। समझ में आई बात? अच्छे से समझ में आ गई? अब ये जो अब मैं बता देती हूँ, ये तो हुई 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, मतलब 8 केंद्रक 7 कोशिकीय संरचना परिपक्व बीजांड में पाई जाती है। समझ में आई बात? अब ये है जो मैंने बना दी यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसमें किस किस का क्या रोल है वो यही बता देती हूँ। आगे एक बार रिवीजन और हो जाएगा जब दोबारा बताऊंगी मैं निषेचन प्रक्रिया में। जो सिनर्जिड सेल मतलब जो सहायक कोशिका है, जो अंड कोशिका को इधर और इधर दोनों तरफ से प्रोटेक्ट किए हुए हैं, इसका क्या काम है? और जो ये प्रतिमुखी कोशिका है इसका क्या काम है? जो ये प्रतिमुखी कोशिका है ये तो ऊपर होती है, चैलेजल एंड मतलब निभागीय एंड पर होती है। ये जो जब यहाँ पे पोलन ट्यूब बनेगी, पोलन ग्रेन मतलब परागकण आके बैठेंगे यहाँ पे, ये परागकण हवा पानी या फिर कीटों के द्वारा जब यहाँ पे आके बैठे तो ये पोलन ग्रेन बनाएंगे। अब ये पोलन ग्रेन को अब परागकणों को थोड़ी पता है कि पोलन ग्रेन अपन को नीचे ही भेजनी है, उनको थोड़ी पता है कि अपन को कहाँ भेजनी है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन तो वो यहाँ तक बना देंगे, लेकिन ये इधर भी घुस सकते हैं, इधर भी घुस सकते हैं, इधर घुस के वापस ऊपर भी निकल सकते हैं। पॉसिबिलिटीज तो है ना, समझ रहे हो? तो पॉसिबिलिटीज को खत्म करने के लिए ये जो एंटीपोडल सेल्स होती है ना, प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये इनको रास्ता तय करने के लिए हिंट देती है। अब ये हिंट कैसे दी जाती है? जो ये सहायक कोशिकाएं होती है ना, मतलब ये तो इनको रास्ता प्रदान करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है। और ये जो सहायक कोशिका होती है ना, सिनर्जिड सेल, ये एक तरीके के हॉर्मोन्स, एक तरीके के केमिकल्स स्त्रावित करती है, सीक्रेशन ऑफ केमिकल्स। यहाँ पे केमिकल्स का सीक्रेट होने की वजह से क्या होता है कि उसी जैसे क्रूसीफेरी प्लांट है, क्रूसीफेरी प्लांट में अपन सरसों लेते हैं। एक खेत में सरसों की खेती हो रखी है, बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स लगे हुए हैं। उसके जस्ट बाजू में चावल की खेती है और उसके जस्ट बाजू में फिर सरसों की खेती है।
ठीक है, तो मतलब 2 सरसों के खेती के बीच में एक चावल की खेती हो रही है। अब जो सरसों का प्लांट वहां बना हुआ है वो सबसे पहले बन गया, मतलब तीनों का स्टेप सेम है, तीनों के मिच्योर बन गए हैं, तीनों के मेल गेमेट बन चुके हैं। मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों का बनने का टाइम भी निश्चित होता है हर प्लांट के लिए, कौन से सीजन में बनेंगे ये भी निश्चित होता है। स्प्रिंग सीजन में सबसे ज़्यादा बनते हैं, जो अपना फरवरी मार्च वाला टाइम होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये होता है कि जो सूरजमुखी सनफ्लावर के जो परागकण हैं वो अगर हवा के माध्यम से अगर वो इधर या फिर उधर दोनों तरफ मूव करेंगे, ऐसा तो है नहीं सिर्फ हवा इसी डायरेक्शन वाली मिलेगी, उधर कभी कभी उधर वाली भी मिलेगी, तो उधर भी बहुत सारे खेत होंगे किसी भी वीट के या चावल के या फिर सूरजमुखी के, हर तरीके के होंगे। ठीक है, आवाज आ रही है, ठीक, हर तरीके के होंगे। अब अगर वो इधर मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर की मदद से, तो पहले वो चावल की खेती की बागानों को क्रॉस करेंगे, तो वो थोड़े से तो क्या 50 से 60% तो यहीं पे छोड़ देंगे अपने, क्योंकि सबसे ये नियरेस्ट गार्डन है जहाँ पे इसको फीमेल गेमिटोफाइट मिल जाएगा, फीमेल जन्नांग मिल जाएगा। तो यहीं पे जो रिमेनिंग 40% बचे हैं परागकण, जो तेज हवा के साथ आगे पहुंचेंगे तो सूरजमुखी वाले प्लांट तक पहुंच जाएंगे। अब अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि चावल वाले पे तो वो आगे जाके निषेचन की क्रिया नहीं होगी और सूरजमुखी वाले पे हो जाएगी? उसका सबसे बड़ा रोल ये सहायक कोशिका करती है। ये सहायक कोशिका यहाँ पे ही आइडेंटिफाई कर लेती है कि यहाँ जो वर्तिकाग्र पे जो पोलन ग्रेन परागकण आके बैठा है वो परागकण अपनी ही जाति का है कि नहीं, मीन्स सनफ्लावर का है या फिर चावल का आ गया। नेक्स्ट वाले में तो चावल और सनफ्लावर दोनों के आएंगे ना, तो वो कैसे पता चलेगा? वो इसी से पता चलेगा कि ये जो सहायक कोशिका है वो केमिकल्स स्रावित करती है, और वो केमिकल्स जो होते हैं ना वो परागकण के अंदर से मिलते हैं। तो दोनों एक दूसरे के केमिकल्स को पहचान लेते हैं। जैसे ही पहचाना तो नॉक में समझ में आ जाता है, हाँ तुम अंदर आ सकते हो, तुम्हारी एंट्री हो सकती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पास मिला हुआ है। पास मतलब तुम्हारा केमिकल हमारे केमिकल से कनेक्ट हो रहा है, हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तुम्हें, तो तुम्हारी एंट्री हो सकती है। दूसरे और कितने हैं? बस यहाँ दूसरे जितने भी चावल, गेहूं या और जितनी भी स्पीशीज के गार्डन हैं उनके पोलन ग्रेन यहीं पे आके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि उनकी पोलन ट्यूब को एंट्री नहीं मिलेगी। अब ट्यूब को एंट्री नहीं मिलेगी तो वो कितनी देर पड़े रहेंगे वर्तिकाग्र के ऊपर? नहीं पड़े रहेंगे। सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए ना, पोषण भी तो चाहिए पोलन ग्रेन को, तो वो वहीं पे खत्म हो जाएंगे। समझ में आई बात? अब आगे की प्रोसेस अपन निषेचन में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ जरूरी हो जाती है बतानी कि इसको क्या बोलते हैं। इसका काम होता है डायरेक्शन प्रोवाइड करना, और इसका काम होता है रसायन स्रावित करके उनको पहचान करना कि हमारी जाति का हमारी स्पीशीज का आया है कि नहीं आया, दूसरा आया है तो उसको वहीं पे ब्लॉक कर दो। ठीक है, अब इस प्रतिमुखी कोशिका को ना फिलीफॉर्म एपरेटस भी बोलते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस आए समझ में बात? ठीक है, हटा दूं। अब अपन एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं। अब अपने मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स दोनों बना लिए, मिच्योर फॉर्म में बना लिए ना। अब दोनों परिपक्व बन गए, वो दोनों निषेचन करने के लिए तैयार है। अब क्या प्रोसेस होगी? याद करो, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बनाए थे, क्या क्या पढ़ेंगे अपन। अब होगी परागण, पोलिनेशन प्रक्रिया। पोलिनेशन बेसिकली 3 तरीके से होता है। पोलिनेशन का मतलब होता है नर युग्मक का मादा युग्मक तक पहुंचना। किसके हेल्प से? हवा, पानी या फिर
इंसेक्ट की हेल्प से, एनिमल की हेल्प से नर युग्मक का मादा युग्मक तक पहुंचना, इस प्रोसेस को बोलते हैं परागण। अब ये परागण 3 तरीके से बताया मैंने। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, एक हो सकता है एयर, दूसरा हो सकता है वाटर, और तीसरा हो सकता है एनिमल। अगर ये एयर के तरीके, एयर की हेल्प से हो, मतलब हवा के माध्यम से हो, तो इसको बोलते हैं अपन एनिमोफिली। एनिमोफिली। वाटर के माध्यम से हो तो वाटर के लिए अपन तो हमेशा यूज करते हैं हाइड्रोफिली, हाइड्रो से मतलब वाटर। और इधर अगर एनिमल के माध्यम से हो तो इसको बोलते हैं अपन जूफिली, जूफिली। आई बात समझ में? क्या आई ना? अब मैं ये बता रही हूं कि अगर पॉलिनेशन की प्रक्रिया हवा के माध्यम से हो तो एनिमोफिली बोलेंगे, वाटर के माध्यम से हो तो हाइड्रोफिली बोलेंगे, एनिमल के माध्यम से हो तो जूफिली बोलेंगे। अब मेरे को एक बात बताना, अगर पॉलिनेशन परागण एयर के माध्यम से हो तो एयर के माध्यम से सबसे ज्यादा सूटेबल कंडीशंस कौन सी होगी? एक तो जो परागण बने हैं अपने वो बहुत छोटे और बहुत हल्के होने चाहिए, चिपचिपे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, दिमाग में सोच के बताओ, चिपचिपे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। चिपचिपे अगर हुए तो हवा के माध्यम से जितनी भी रुकावटें आ जाएंगी तो वो तो चिपक जाएंगे, समझ रहे हो? चिपक जाएंगे। नर युग्मकों के चिपकने के बजाय यहाँ पे जो वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र वो विंग टाइप की होती है, मतलब वो होती है चिपचिपी और बहुत अपने आप को खोले हुए होती है। जिस तरीके से जिस भी तरीके के परागण उसके पास से गुजरेंगे वो खुद से कैचिंग पावर रखेगी, समझ रहे हो? तो नर युग्मकों के लिए, मतलब परागकणों के लिए तो सूटेबल कंडीशन होती है कि वो हल्के होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, लेकिन वहाँ की वर्तिकाग्र विंग लाइक स्ट्रक्चर होनी चाहिए और काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। ये होती है हवा के द्वारा जो परागण होगा उसके लिए सूटेबल कंडीशंस, ठीक है? अब वाटर के लिए भी यही चीज़ होती है। वाटर के लिए अब अपन जो ब्रायोफाइटा, थेलोफाइटा और ट्रेडोफाइटा, इनका तो 90% जीवन ही पानी में निकल जाता है। जैसे कमल का प्लांट हुआ या फिर वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, ये सब में वाटर के थ्रू होता है। तो वाटर के थ्रू वही असंख्य परागकण बनते हैं। नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। वो एयर में भी ज़्यादा होगी, वो वाटर में भी ज़्यादा होगी। एनिमल्स वाले में जो एनिमल के द्वारा होता है उसमें थोड़ी कम होती है, लेकिन अपन डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हैं कि एयर में सबसे ज़्यादा होगी, वाटर में फिर ये। समझ लो कि असंख्य तरीके से ही असंख्य ही बनते हैं तीनों में, और वाटर में होंगे। वाटर वाले चिपचिपे हो भी सकते हैं और चिपचिपे नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वाटर वाला थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि सराउंडिंग उसी तालाब, उसी पॉन्ड, उसी रिवर में होना है। तो ये बहुत, इसके लिए ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती अपन को, क्योंकि ठीक है। अब एनिमल में सबसे ज़्यादा कौन सा एनिमल करवाता है जो 90% पॉलिनेशन कराने में हेल्प करता है? याद करो, सूरजमुखी वाला एग्जाम्पल लिया था मैंने। कीट, मधुमक्खी जो इंसेक्ट से होता है, तो जो इसमें इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं एंटेमोफिली। आई बात समझ में? समझ रहे हो? यहाँ पे हो गया एनिमोफिली, यहाँ पे हो गया हाइड्रोफिली। एनिमल्स के द्वारा होता है तो जूफिली, और एनिमल्स में भी इंसेक्ट के द्वारा जो होता है उसको बोलते हैं अपन एंटीमोफिली। आई बात समझ में? अब ये एंटीमोफिली के लिए मैंने सबसे बेस्ट एक चीज बताई थी जो टेपिटन स्रावित करता है, पोलन किट। पोलन किट होता है जो पोलन ग्रेन, मतलब परागकण के बाहर एक पीले रंग की तरलीय द्रव्य संरचना, तेलीय पदार्थ जो इंसेक्ट के पैरों पे चिपक जाएगा और एक इंसेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो वो पोलन ग्रेन्स भी शिफ्ट हो जाएंगे और नेक्स्ट निषेचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो समझ रहे हो, ये थी पोलन किट। इस वाली चीज के लिए
फेवरेबल। आई बात समझ में? चलो आ गया। अब ये अपन ने काइंड्स तो पढ़ लिए, प्रकार तो पढ़ लिए, अब किस किस तरीके से होता है वो भी पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, मोड तो हो गया, अब काइंड्स पढ़ लेते हैं अपन। वो भी 3 तरीके का होता है। ऑटोगेमी, मैं आई नो कि ये बैच इंग्लिश मीडियम का नहीं हिंदी मीडियम का है, लेकिन बेटा जो मेरे को लगा ना ज़रूरी कि आपको इंग्लिश में याद करना चाहिए, तो मैम की थोड़ी बात तो आपको भी माननी पड़ेगी। मानोगे ना? थोड़ी तो ये चीज़ें आपको टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में याद करो, धीरे धीरे कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में ज़्यादा आपको समझ में आएगी। अब जैसे यही बताती हूँ मैं तो ऑटोगेमी, इसी में बता देती हूँ आपको। ऑटोगेमी, इधर बताती हूँ गेटनोगेमी। गेटनोगेमी, और तीसरा है, सॉरी, ऑटोगेमी, गेटनोगेमी, और तीसरा है जीनोगेमी। जीनोगेमी। अब मैं बता रही हूं आपको पोलिनेशन की प्रक्रिया। ये पोलिनेशन जो हो रही है ना, ऑटोगेमी, ऑटो मतलब स्वतः होने वाली प्रक्रिया, ठीक है। अब ये जो मैं बता रही हूं ऑटोगेमी, इसका मतलब होता है एक प्लांट है, एक प्लांट में ब्रांचेस है, बहुत सारी शाखाएं हैं, उस शाखाओं पे लास्ट टिप पे बना हुआ है फूल, ठीक है, फूल बना हुआ है। एक फूल है, एक फूल के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन है, दोनों सेक्स ऑर्गन है, मतलब फीमेल भी है मेल भी है, फीमेल मेल दोनों अपने अपने टाइम पे मेच्योर हुए। उस फ्लावर का मेल गेमिट मतलब परागकण मादा जननांग की वर्तिकाग्र पे जाएगा, वहाँ फर्टाइल हो जाएगा, वहाँ अपनी पोलन ट्यूब इंसर्ट करेगा और आगे निषेचन की प्रक्रिया कर लेगा। तो एक पुष्प का नर परागकण उसी पुष्प की मादा जननांग मतलब वर्तिकाग्र पर अगर अंकुरित हो जाए, जर्मिनेट हो जाए, तो उस तरीके के परागण को बोलते हैं ऑटोगेमी टाइप का परागण, ठीक। अब गेटेनोगेमी पे आती हूँ मैं। गेटेनोगेमी ये होता है एक पुष्प का परागण अगर उसी ब्रांच के दूसरे पुष्प, एक प्लांट है वो एक ब्रांच इधर है, दूसरी ब्रांच इधर है, एक ब्रांच के फ्लावर के मेल गेमिट मतलब परागकण का अगर अंकुरण दूसरे जाके ब्रांच के फ्लावर के वर्तिकाग्र पे होता है, तो वो दूसरा तरीका होता है गेटेनोगेमी। अभी बच्चा ये दोनों चीज जो मैंने बताई है, ऑटोगेमी एज वेल एज गेटेनोगेमी, दोनों तरीके का एक तरीका, दोनों तरीके की चीज में क्रॉस पोलिनेशन हुआ। क्या क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? क्रॉस मतलब प्लांट ही अलग अलग हो जाना, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना, दोनों के अंदर जेनेटिकली तो सेम रहेगा ना, प्लांट तो एक ही है ना। ऐसा थोड़ी है एक प्लांट है कि उसके अंदर एक इधर वाली ब्रांच में तो येलो कलर के फ्लावर निकल रहे हैं, इधर वाले में वो निकल रहे हैं ग्रीन कलर के निकल रहे हैं। हाँ होता है, वो अलग तरीके से मॉडिफाइड होते हैं, वो आर्टिफिशियली इंजेक्ट करवाए जाते हैं, लेकिन मैं नेचुरल तरीके से जो बातें हो रही है उसके बारे में बात कर रही हूँ, समझ रहे हो। तो नेचुरली जो ऑटोगेमी और गेटेनोगेमी दोनों प्रोसेस है वो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है इन दोनों में, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। चलो ऐसे लिख देती हूँ, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वतः परागण, स्वतः परागण, समझ में आई बात। अब इस पे आते हैं जीनोगेमी। जीनोगेमी में क्या होता है कि प्लांट ही चेंज हो जाते हैं, मतलब एक पौधा सनफ्लावर का है, दूसरा पौधा सनफ्लावर का है, हाँ, और उसके इस पौधे के परागण जाके हवा के थ्रू इस वाले पौधे के वर्तिकाग्र पे गिरेंगे, तो ये क्रॉस पोलिनेशन हो गया। अब जरूर हाँ वेरिएशंस भी आ सकते हैं ना, तो अब तो दोनों के वेरिएशंस भी आ सकते हैं। क्या पता ये वाला प्लांट है, इसका सनफ्लावर केवल येलो कलर का है
और ये वाले प्लांट का सनफ्लावर ऑरेंजिश येलो कलर का है, मतलब येलो है लेकिन उसमें ऑरेंज डोमिनेट है। तो जो नेक्स्ट बनेगा वो दोनों का फर्टाइल बनेगा, और उसमें क्या क्या डोमिनेट होगा, येलो कलर डोमिनेट होगा या फिर ऑरेंज कलर डोमिनेट होगा, वो जब वो फर्टाइल होके बनेगा जायगोट वो उसी पे डिपेंड करेगा। वेरिएशंस तो तभी आएंगे ना। तो ये अपना है क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। अब एक कंडीशन होती है क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी एक कंडीशन होती है, ठीक है, जो वायोला प्लांट में मिलती है। क्लिस्टोगेमी में क्या होता है आप बताना उसका आंसर, ठीक है। क्लिस्टोगेमी प्लांट जो होता है वो कभी ओपन ही नहीं होता है, मतलब उसके बाह्य दलपुंज और उसके दलपुंज ये उसके मेल और फीमेल दोनों जननांगों को कवर करके रखते हैं, लेकिन कभी ओपन नहीं होते हैं। तो आप बताओ अगर किसी के जननांग ओपन ही नहीं होंगे तो उसमें पोलिनेशन कौन सा होगा, आप बताओ। उसमें पॉसिबिलिटी है क्रॉस पोलिनेशन की। वायोला प्लांट में आपके एग्जाम में आ जाए कि वायोला प्लांट में क्या पॉसिबिलिटी होती है क्रॉस पोलिनेशन की। क्रॉस पोलिनेशन तो तब होगा ना जो अगर फ्लावर ओपन होगा, बाह्य दलपुंज दलपुंज दोनों अलग हो खुल के फिर दोनों को सेपरेटली मेच्योर होने का टाइम देंगे, सेपरेटली दोनों को पॉलिनेट करने का टाइम देंगे, तब होगा ना ये चीज़। विदाउट उसके तो नहीं होगा। तो वो भी ऑटोगेमी तरीके का होता है। क्लिस्टोगेमी में, क्लिस्टोगेमी एक तरीके से सेल्फ पोलिनेशन का प्रकार है, स्वतः परागण का प्रकार है। क्लिस्टोगेमी होती है वायोला में, और उसका कारण होता है कि उसका फ्लावर कभी खुलता नहीं है, तो उसके पास क्रॉस पोलिनेशन करने का साधन ही नहीं है। ओके, चलो आज का लेक्चर अपन यहीं खत्म करते हैं। कल अपना लेक्चर स्टार्ट होगा निषेचन से। अपन ने पोलिनेशन करवा दिया है, तो अब स्टार्ट होगी अपनी पूरी क्लासेस निषेचन, फिर निषेचन उपरांत की घटनाएं जिसमें परिवर्धन पढ़ेंगे। अपन किसका परिवर्धन पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे भ्रूणपोष का परिवर्धन और भ्रूण खुद बना उसका परिवर्धन। ठीक है, आज जो पढ़ा है उसमें कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, उसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगी। ओके, चलो टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।